प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, चयनित सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत हर एक युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का जो अभियान चल रहा है, इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेजेस के 219 नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना। ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा, उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये दो प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित भी रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं।
जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। जो एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। यह पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी, यह भी करके दिखाया। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सकें। अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए। और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है। जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके,
देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सकें, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि न हुआ हो। बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक जो मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना, इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, उस जनपद, उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ और विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि वो ना कोचिंग ही पूरा कर पाते हैं ना अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, 1 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो आने वाला इंट्रेंस एग्जाम होगा आईआईटी जेईई का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने।
उसमें आप भी एक मदद उनको कर सकते हैं, और यह मदद उनको गाइड करते हुए अगर आप करेंगे तो उसका एक रास्ता बनेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते वे देश और दुनिया की जानकारी नहीं रख पाते। देश में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इन सभी चीजों के बारे में भी अगर आप उनको बता दें, मुझे लगता है कि ये तो विद्यालय की रूटीन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के नेतृत्व के बारे में, सरकारों की जो भी युवाओं के कल्याण से जुड़ी हुई, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन संस्थान अक्सर मैं देखता हूं कि इनसे अपने को वैराग्य भाव रखते हुए इनसे दूरी बना के रखती है, और परिणाम क्या होता है कि इसके बाद जब छात्र अपना कोर्स पूरा करके निकलता है तो उसको इनकी सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, वो भटकता है इस कार्यालय उस कार्यालय। इस प्रवृत्ति से हमें बचाना होगा। विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मकता का समावेश हो, अभिभावकों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने विद्यालय को केंद्र बनाते हैं तो आप भी एक प्रेरक हो सकते हैं। लोग आपको स्मरण करेंगे, आपके कार्यकाल को यादगार बनाएंगे, आपका कार्य आपके पूरे कार्यकाल को यादगार बना देगा, और उस यादगार कार्यकाल के लिए आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज हम जिस नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, नकारात्मकता नहीं। उस सकारात्मकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल कैसे व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कितने यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब थी। हमने उस समय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के एक विद्यालय को गोद लेकर के इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी मदद करें। और आपने देखा होगा कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये परिणाम तब आए हैं जब लगभग 3 वर्ष तक कोरोना जैसी महामारी का सामना सबने किया, और सबके बावजूद 1,30,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे थे जिनमें बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, और जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि हां अब ये विद्यालय लगते हैं। अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और के अनुसार मदद देने को तैयार है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपने देखा होगा, एक तरफ सरकारी नियुक्तियां सरकार के स्तर पर व्यापक पैमाने पर की गई, तो दूसरी तरफ
निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी की अनंत संभावनाओं को लेकर के सरकार आई। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में सेंध लगती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं माना जाता था, दंगे यहां की पहचान बनते थे, भ्रष्टाचार यहां की पहचान बनती थी, अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। जो पहले से निवेश किया था वो यहां से प्लान कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश के निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बना है। एक तरफ बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं, लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले इसी वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 38 लाख करोड़ का आप अनुमान करिए, 38 लाख करोड़ अगर जमीनी धरातल पर उतर जाए, 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ 10 लाख। एक तरफ यह, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर जिस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, मैंने पहले भी कहा कि देश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश, उसका प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। हमारे जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। हम लोग जब 17 में आए थे तो बामुश्किल 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक श्रद्धालु विभिन्न स्थलों पर आकर के दर्शन करते थे या पर्यटक आते थे। आज इस संख्या बढ़ करके एक वर्ष में 30 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक पर्यटक आता है तो पर्यटक केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आता है। देखिए रोजगार कितना सृजित करता है। वो आएगा, कोई टैक्सी लेगा, किसी होटल या किसी धर्मशाला में रुकेगा, खाना वहीं खाएगा, किसी मंदिर में जा रहा है तो फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, सामान भी खरीदेगा। यानी कितने लोग जुड़े हुए हैं। टैक्सी वाले को रोजगार मिला, होटलर वाले को कार्य मिला, रेस्टोरेंट वाले को भी कार्य मिला। जहां पर जा रहा है, जो चीज खरीद रहा है और उससे प्राप्त होने वाला टैक्स वह भी सरकार के पास आता है, याद रखना। और यही टैक्स फिर प्रदेश के विकास में खर्च हो पाता है। एक व्यवस्था कैसे चेन जुड़ी हुई एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही कार्यक्रम आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये प्रयास हो सकते हैं, 6 वर्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई कारण नहीं कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास होंगे तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था न बन जाए। लेकिन इसके लिए अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, लोगों से पूछिए, वे कहते हैं साहब पुराने शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश से ही आए थे। आप किसी अन्य अगल बगल के राज्य में जाइए, बड़े पैमाने पे आपको पुराने समय में, आजादी के समय में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका मतलब शिक्षा का केंद्र था उत्तर प्रदेश। हमें फिर से उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शासन की नीतियों को उसमें समाहित करना, नवाचार का केंद्र अपने शिक्षण संस्थान को तैयार करना और अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक बड़ी फौज खड़ी करने की तैयारी हमारे अपने शिक्षण संस्थान बन सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश शासन की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।